चीन में हुए एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने एक बार साफ कर दिया है कि अब भारत का आतंकवाद के खिलाफ नजरिया बदलने वाला नहीं है। भारत अब आतंकवाद और उसके हमदर्दों को एक नजरिए से देखेगा। एससीओ शिखर सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यही रुख और तेवर देखने को मिला। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान और चीन की जुगलबंदी को भेदते हुए जहां आतंकवाद पर बड़ा हमला बोला, वहीं संयुक्त दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। दरअसल संयुक्त घोषणा पत्र के मसौदे में पहलगाम हमले का उल्लेख नहीं था, जबकि बलूचिस्तान को इसमें शामिल किया गया था और भारत ने इसका विरोध करते हुए संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को आतंकवाद पर मुंह तोड़ जवाब दिया और ख्वाजा आसिफ को पूरी तरह से अनदेखा किया। सवाल है कि एससीओ का गठन जिस मकसद के लिए किया गया था, क्या वो अपनी राह से भटक गया है? क्या एससीओ में आतंकवाद को अलग अलग चश्मे से देखा जा रहा है? क्या चीन और पाकिस्तान का गठजोड़ दुनिया के लिए नासूर बनता जा रहा है? आज करेंगे इन्हीं सवालों के साथ बड़ी बहस बड़े पैनल के साथ, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। एससीओ समिट में एक बार फिर पाकिस्तान और चीन की नापाक साजिश देखने को मिली है। चीन के किंगदाओ में शंघाई सहयोग संगठन के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई, जिसके ज्वाइंट स्टेटमेंट में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को शामिल तक नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुई आतंकी घटना का जिक्र था, जिसे लेकर भारत ने नाराजगी जाहिर की और संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। इससे पहले बैठक में राजनाथ सिंह ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान पर हमला करते हुए कहा कि कुछ देश सीमा पार आतंकवाद को अपनी नीति मानते हैं, वे आतंकवादियों को पनाह देते हैं फिर इसे इनकार करते हैं। ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। उन्हें समझना होगा कि अब आतंकवाद के एपिसेंटर सेफ नहीं है। एससीओ को ऐसे देशों की आलोचना करने में संकोच नहीं करना चाहिए। India reaffirms its resolve to fight terrorism in all its forms and manifestations. On 22nd April 2025, the terror group, the Resistance Front, carried out a dastardly and a heinous attack on the innocent tourists in Pahalgam. वहीं इसे लेकर विदेश मंत्रालय की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि रक्षा मंत्रियों की 2 दिनों तक चली बैठक में सभी देश एक साथ मिलकर साझा बयान पर सहमत नहीं हो सके, इसीलिए उस दस्तावेज को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। कुछ जो सदस्य लोग हैं एससीओ के, वो इस बात पर उनकी सहमति नहीं बनी कुछ मुद्दों पर, और इसलिए वो जॉइंट स्टेटमेंट अपनाया नहीं गया कि हमारे जो अपने स्टेटमेंट थे उसमें हमने बहुत अपना पक्ष आतंकवाद को लेके, जो हमारा पक्ष है, जो हमारा सोच है कि पूरी दुनिया को साथ मिलकर इस थ्रेट से, इस आतंकवाद के आतंकवाद से लड़ना चाहिए, इसको हमने वहाँ पर रखा। इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ दोनों शामिल हुए थे। हालांकि राजनाथ सिंह ने पाकिस्तानी रक्षा मंत्री से मुलाकात तक नहीं की। दरअसल भारत अब आतंक के विरुद्ध जंग का ऐलान कर चुका है। भारत साफ कर चुका है कि अब वो अपनी नीति बदल चुका है और अगर फिर से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है तो इसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और भारत इसका मुंहतोड़ जवाब देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो इस मसले में समझने जैसी हैं। आजकल आप बहुत सारे संगठनों के बारे में सुनते होंगे। आपने देखा अभी G7 की कितनी महत्वपूर्ण बैठक हुई, भारत को भी मेहमान के तौर पर बुलाया गया था। इसी तरह से G20 हमारे यहाँ होता है। आप क्वाड के बारे में सुनते होंगे, आप सार्क के बारे में सुनते होंगे, आसियान देशों के बारे में सुनते होंगे, आप अभी एससीओ की बैठक के बारे में सुन रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, संगठन कई देशों के बने हैं जो कोऑपरेशन के लिए, इनके विभिन्न मकसद होते हैं। आपस में इन लोगों का कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, आपसी सहयोग बढ़े। इसमें व्यावसायिक और रक्षा, ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं किसी भी संगठन के लिए। पहले तो ये बहुत बेसिक बात हुई। अब एससीओ जो है वो पूरी तरह से चाइना डोमिनेंट दिखाई पड़ता है।
ये मैं क्यों कह रहा हूँ और चाइना डोमिनेंस कैसे है, भारत का यहाँ पर ये पक्ष रखना क्यों महत्वपूर्ण था, भारत ने कैसे इन चीज़ों को रखा है कि आपने एक संगठन तो बना लिया, आप हमको बुलाते भी हैं उसमें, लेकिन यहाँ पर आप अपने मकसद को पूरा करना चाहते हैं, यानी आपका सहयोगात्मक रवैया नहीं है, इस बात को भी स्पष्ट कर दिया। आइए इसको समझते हैं। कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले विंग कमांडर आलोक सहाय मेरे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं। विंग कमांडर सहाय, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत एक्सप्रेस पर। ये बड़ा अहम है क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब पूरी दुनिया जो है वो एक खींचतान के दौर से गुजर रही है, कौन किसके साथ में है, लेकिन भला हो ऐसे संगठनों का जो सबको सबके साथ में रखने के प्रयास करते हुए दिखाई देते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम देखते हैं ये संगठन भी अलग अलग ये जो जितने देश इस संगठन में आते हैं वो कहीं ना कहीं दूसरे देशों के साथ में दूसरे संगठन में दिखाई पड़ते हैं। आप इस समीकरण को कैसे देखते हैं, एससीओ के मकसद को कैसे देखते हैं, चीन के खिलाफ या चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी के खिलाफ जो भारत का स्टैंड रहा, उस पर आपकी पहली टिप्पणी चाहूंगा। डॉक्टर प्रवीण नमस्कार। ये जो एससीओ की मीट हुई है चाइना में, इस बार ऐसा था कि चाइना इसकी अध्यक्षता कर रहा है और 10 मेंबर हैं कुल इसमें। लास्ट मेंबर बेलारूस भी इसका बना था पिछले साल, तो बेलारूस को अगर मिला लें तो 10 मेंबर्स हैं। तो इसमें रूस भी है, किर्गिस्तान भी है, तजिकिस्तान भी है, कुछ ऐसे देश भी हैं जो भारत के समर्थक हैं जियोपॉलिटिक्स में, लेकिन उनकी चल नहीं रही है। चीन जिस तरह से आक्रामक तरीके से पाकिस्तान का साथ दे रहा है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर, वह चिंता का विषय है। क्योंकि अभी आप देखिए यूएनएससी में जो पिछले दिनों में मीटिंग हुई थी, उसमें भारत चाहता था कि जो ये टेरर ऑर्गेनाइजेशन है लश्कर ए तैयबा का, जिसने साफ साफ जिम्मेवारी ली है, उसका जिक्र किया जाए, उसका मेंशन किया जाए। और चीन ने वो अपना पूरा प्रभाव दिखा करके उसका मेंशन नहीं करने दिया, उसको मेंशन करने से हटा दिया था तो टीआरएफ को। अब ये देखिए फिर यहाँ पर भी यही हुआ। यहाँ पर इन्होंने जो ड्राफ्टिंग की है उसमें बलूचिस्तान को वहां पर जो बलूचिस्तान का जो आंदोलन चल रहा है उनकी स्वतंत्रता का, उसको वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में उसका दर्ज हुआ है, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन दर्ज हुआ है और इनडायरेक्टली वो इंडिया को इम्प्लिसिटली उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ब्लेम करना चाहते हैं। भारत का शुरू से ये पक्ष रहा है कि भारत जो है वो बलूचिस्तान के आंदोलन में उसका कोई हाथ नहीं है, वो पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। जैसे कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है, वैसे ही बलूचिस्तान पाकिस्तान का आंतरिक मामला है। तो ऐसे में बलूचिस्तान के आंदोलन को टेररिज्म के रूप में दर्ज करना जॉइंट डिक्लेरेशन में, और पहलगाम के इंसिडेंट का और तहरीके का और लश्कर ए तैयबा का जिक्र न करना, ये साफ साफ दर्शाता है कि चीन के प्रभाव में आकर के इस ऑर्गेनाइजेशन ने ड्राफ्टिंग में भेदभाव किया है। और भारत ने बहुत ही अच्छा काम किया है, राजनीतिक नेतृत्व ने जो बोल्डनेस दिखाई है, काफी बोल्ड तरीके से दस्तखत करने से भारत ने इनकार कर दिया है। और जो स्टेटमेंट दिया है वहां रक्षा मंत्री ने, बहुत ही कड़ा स्टेटमेंट दिया है कि विश्व को यह समझना पड़ेगा कि आतंकवाद जो है वो शांति के साथ नहीं चल सकता, और वो देश विश्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस आतंकवाद से निपटने के लिए जब तक सारे देश एक कॉमन फोरम पे नहीं आएंगे, कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, विश्व में शांति नहीं हो सकती है। और भारत ने बड़ा तीखा कमेंट किया है, और मैं अब ऐसा लग रहा है डॉक्टर प्रवीण कि भारत का जो पूरा रुख है वो काफी तीखा है अभी भी। तो ये एक अच्छा, मैं तो इसको मानता हूं कि एक अच्छा साइन है। इसका मतलब कि विश्व के राजनीतिक पटल पर भारत ने यह दर्शाया है कि हम टेररिज्म को आगे आने वाले समय में बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। जी हाँ। मेरे साथ जाने माने विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपका भी स्वागत है। आलोक जी को आपने सुना, तो हम ये भी जानते हैं कि एससीओ में जो मूल रूप से जो 6 देश शुरुआती थे जिन्होंने मिलकर बनाया, उनके अपना वो तो था ही, जब चीन का डोमिनेंस था ही, चीन चाहता था और उसने कुछ देशों को जोड़ा भी,
लेकिन उसके बाद में अगला भारत जुड़ता है, पाकिस्तान जुड़ता है, यानी भारत के इंपॉर्टेंस को ये संगठन भी जानता है। मैं इसका थोड़ा एक सकारात्मक पहलू भी चाहूँगा कि दर्शकों के सामने जाए कि एससीओ कितना इम्पॉर्टेंट है भारत के लिहाज से भी, और वो भी तब जबकि अभी हम ईरान और पाकिस्तान दोनों को इसमें देखते हैं। ईरान भी 2023 में इसमें शामिल हुआ था। तो ये अभी हम देख रहे हैं पाकिस्तान किसके साथ है, कहना बड़ा मुश्किल है। भारत तो ईरान के साथ भी है, इजराइल के साथ में भी। आप देख रहे हैं कि इस समय जियोपॉलिटिक्स में किस तरीके से संबंध जो हैं वो बहुत अलग अलग ध्रुवों पर खिंचे से दिखाई पड़ते हैं। एससीओ भारत के लिए क्यों जरूरी है और कितना जरूरी है? देखिए प्रवीण जी, भारत एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की संकल्पना में विश्वास रखता है और भारत ये मानता है कि इस विश्व में जो अनेक जो शक्तियां हैं उनको उनका जो डिजर्व प्लेस है उनको मिलना चाहिए। ये विश्व कुछ राष्ट्रों के द्वारा डोमिनेटेड ना हो, बल्कि अनेक जो शक्तियां जो कि इस विश्व व्यवस्था को बनाने में अपना एक अपरिहार्य योगदान और भूमिका रखती हैं, वो भी उनको भी रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं कि P5 का एक डोमिनेंस है, वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हुए हैं। ऐसे में जो अनेक क्षेत्रीय संगठन है और अनेक जो वैश्विक संगठन है उनका महत्व बढ़ता जा रहा है और उनमें एससीओ भी एक है, ब्रिक्स भी एक है और इसी तरीके से अनेक जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस उनका जो महत्व आप देख रहे हैं कि विश्व भर में हर जगह बढ़ रहा है, क्योंकि यूएन अपने भूमिकाओं को पूरा करने में लगातार विफल साबित हो रहा है और इसी जो बहुध्रुवीय विश्व को बनाने की जो संकल्पना है उसमें अपना योगदान देने के लिए भारत ने एससीओ में भी अपना सदस्यता को अपना हमने स्वीकार किया और साथ ही साथ ब्रिक्स के भी हम इम्पोर्टेंट सदस्य हैं और ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन हैं उनको भारत बड़ी महत्ता देता है। यहाँ तक कि एससीओ को हम इतनी महत्ता देते हैं कि पाकिस्तान से सारे खराब संबंधों के बावजूद भी उस तरीके की एससीओ की जो बैठक पाकिस्तान में आयोजित हुई थी उसमें हमारे विदेश मंत्री ने वहां यात्रा भी की थी। तो एससीओ के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है वो लगातार बना हुआ था। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ता है कि एससीओ का जो राजनीतिकरण करने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है, चाइना भी उसमें उसका साथ दे रहा है और भारत के द्वारा ये जो आज स्टैंड लिया गया कि हमने एससीओ के ज्वाइंट स्टेटमेंट में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, ये मेरे विचार से एक बहुत ही बड़ा स्टैंड है। एससीओ को एक सीधा मैसेज है, एक जैसे कि हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोवाल ने जो एससीओ के टॉप सिक्योरिटी ऑफिशियल की बीजिंग में अभी बैठक हुई थी 2 दिन पहले, उसको भी संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि उसमें डबल स्टैंडर्ड्स आतंकवाद के प्रति उसे त्यागना होगा, आतंकवाद के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी होगी, आतंकवाद की चुनौती को हेड ऑन एड्रेस करना होगा। लेकिन एससीओ ने जाहिर है कि भारत की बात को तवज्जो नहीं दी और एक बार जो एससीओ की डिफेंस मिनिस्टर की जो मीट क्विंगडाओ में हुई वहां पर जो स्टेटमेंट तैयार किया गया उसमें पहलगाम की इतनी बड़ी आतंकी घटना जिसमें कि आतंकियों ने घृणित कुत्सित सोच दिखाई थी, लोगों को उनके धर्म के आधार पर सेग्रीगेट करके हिंदू कम्युनिटी के लोगों को एक एक करके मौत के घाट उतारा गया था और भारत में इतनी बड़ी सांप्रदायिक हिंसा, तनाव, वैमनस्य को बढ़ाने की साजिश रची गई। संजीव जी, हमने माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा कड़ा बयान सुना। मैं एक चीज आपसे छोटी सी जानना चाहता हूं संक्षेप में, क्योंकि ब्रेक पर भी जाना है। उससे पहले मेरी जितनी जानकारी है उसमें मैं ये देखता हूं कि एससीओ ही वो जगह है जहां पर, मतलब एशियन ग्रुप्स की अगर हम बिम्स्टेक को ले लें, सार्क को ले लें, आप किसी को भी ले लें, ऐसे बहुत सारे संगठन यहाँ एशियन देशों के भी बने हुए हैं, इसमें एससीओ ही ऐसी जगह है जहां पर चीन और भारत साथ में बैठ के बात कर सकते हैं। ऐसे संगठनों में देखिए चीन और भारत तो जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन अन्य संगठनों का भी एक रोल है और जितने भी सदस्य हैं जाहिर है कि सभी की अपनी एक भूमिका है। लेकिन एससीओ का भी अब जो जिस तरीके से उसका एक राजनीतिकरण हो रहा है और हमने ये देखा है कि पाकिस्तान जहां कहीं भी वो भारत के साथ जिन भी संगठन में मौजूद होता है उन संगठनों में वो हर तरीके की समस्याएं खड़ी करता है। सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यदि आज एक डिफंक्ट ऑर्गेनाइजेशन जैसा बन के रह गया है तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार राष्ट्र पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने सार्क के प्रोसेस को सफल नहीं होने दिया और उसी तरीके से ये जो एससीओ है, एससीओ में भी पाकिस्तान का होना हमेशा भारत के लिए
एक आशंका का कारण बना रहा है और अब लगता है कि पाकिस्तान एससीओ के भी प्रोसेसेस को बिगाड़ने की साजिशें रच रहा है। और एससीओ यदि इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड अपनाएगा तो एससीओ के भविष्य पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए। मैं स्पष्ट रूप से देखता हूं कि यदि एससीओ इस तरीके के अप्रोचेज को रखेगा और एससीओ में जो कि वहां पर रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर आरटीएस जैसा एक सिस्टम भी है, लेकिन वो जो आरटीएस है, वो जो एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, अगर वो डबल स्टैंडर्ड्स के साथ काम करेगा तो उसमें संजीव श्रीवास्तव जी मेरे साथ बने हुए हैं, जाने माने विदेशी मामलों के जानकार हैं, विंग कमांडर साहब बने हुए हैं। संजीव जी ने ब्रेक से पहले आपको बताया कि कैसे पाकिस्तान जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में होता है उसकी फंक्शनिंग ठीक से हो ही नहीं सकती है। फिर दोहरा रवैया, जिसके बारे में विंग कमांडर साहब कह रहे थे कि आप बलूचिस्तान को तो बलूचिस्तान में जो आंदोलन चल रहा है उसको आपने आतंकी गतिविधि में रख लिया, लेकिन जो कुछ पहलगाम में हुआ, जिस तरीके से पाकिस्तान में आतंकवाद को पाला पोसा जा रहा है भारत के खिलाफ, आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। विंग कमांडर साहब, आप सुन रहे थे कि एक बार बार मन में सवाल आता है कि कोई तो वजह होगी, इतना महत्वपूर्ण हम जानते हैं एक के बाद एक दुश्मन या हमारे खिलाफ बोलने वाले लोग बैठे हुए हैं, फिर भी हम वहां जाते हैं, अपनी बात को रखते हैं, संगठन में बने रहते हैं। इसके मायने थोड़ा सा बताइए, कितना ज़रूरी होता है कि विरोधियों के खेमे में भी आप रहो? देखिए, खेमे में रहना जरूरी है क्योंकि एससीओ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। हमें देखना पड़ेगा कि विश्व के पूरे भूभाग का 24% हिस्सा इन 10 जो इसके नेशंस है उसके अंदर आते हैं और पूरा दुनिया का जो पॉपुलेशन है उसका 42% ये एससीओ मेंबर्स नेशंस कवर करते हैं। तो ये बहुत बड़ा भूभाग है, बहुत बड़ा इसका जियोपॉलिटिक्स में इसके महत्व को नजरअंदाज नहीं कर सकता है भारत। तो इसमें रहेगा जरूर, लेकिन विश्व राजनीति में अब हम देखते जा रहे हैं, जैसा कि अमेरिका के चहलकदमियों से देख रहे हैं, चीन के चहलकदमियों से देख रहे हैं, जो देश ताकतवर है उसकी सुनी जाती है, उसकी चलती है। ये जो एक ट्रेंड चल गया है जियोपॉलिटिक्स में, ये गलत है, लेकिन ये एक कड़वा सत्य है। तो भारत को अपने दम पे खड़ा होना पड़ेगा एक विश्व शक्ति के रूप में, और तब अपना स्टैंड जब हम कड़े रुख से इन विभिन्न राजनीतिक पटलों पर लेंगे तो दूसरे देश भी हमें सुनेंगे। अगर हम कमजोर रहेंगे तो हमें नहीं सुनेंगे। एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि देखिए, इसको नहीं, अब सवाल है कि क्यों, क्या कारण था, किस आधार पर उसको मेंशन नहीं किया गया। उनका आधार यह है कि पहलगाम का जो आक्रमण है, पहलगाम में जो घटना हुई है, उसमें डायरेक्ट लिंक जो है पाकिस्तान का प्रूफ अभी साबित नहीं हुआ, तो हम उसको कैसे शामिल कर लें। भारत का रुख यह है कि भाई टीआरएफ ने तो क्लियरली बोला ना कि उसने स्वीकारा कि ये उसने किया है, और टीआरएफ जो है वो ये का लश्कर तोयबा का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑफशूट है, ये पूरी दुनिया जानती है। सिर्फ यही नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि लश्कर तोयबा क्या है। नहीं, इनफैक्ट टीआरएफ का तो समर्थन किया था पाकिस्तान ने, जब उस पर बैन की बात आई थी तो कहा था नहीं ये उससे रिलेटेड नहीं है, इस बात तक को कहा था, उसको बैक कर रहा था लगातार। जी। तो देखिए, पाकिस्तान के कहने से नहीं होगा ना, विश्व को यह मानना पड़ेगा कि जो यूनाइटेड नेशंस ने जिन टेररिस्ट को अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट घोषित कर रखा है, अगर वो वहां पे घूम रहे हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस बैंड है वो वहां उसका हेडक्वार्टर बन रहा है, और खुले रूप से पाकिस्तान के शासक बोलते हैं कि हम इनको सपोर्ट करेंगे और उनको ग्रांट देते हैं। आप भीख लेके कटोरा मांग रहे हैं, लोन ले रहे हैं $1 बिलियन का, और इनको 14 करोड़ दे रहे हैं, उसको 20 करोड़ दे रहे हैं कि वो अपना हेडक्वार्टर फिर से खड़ा कर सके। नहीं, तो अब इससे ये आपके पॉइंट जो है ना विंग कमांडर साहब, ये तो बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट है, हम इनको उठाते भी रहे हैं। अब क्योंकि चर्चा को अंतिम दौर में ले जाएंगे तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा एससीओ और ये संगठनों के जो महत्व है इसको थोड़ा सा और दर्शकों के सामने रखें। संजीव जी थोड़ा मदद करें इसमें। मैं ये देखता हूं कि नेटो, G7, EU, ये सब ऐसे मजबूत दबदबे वाले, हालांकि यहीं से शुरू हुआ, और आपने यूएन वाली बात पहले भी, मुझे याद है आपने पिछले कार्यक्रम में भी इस बात को रखा था कि क्यों इनका सबका प्रादुर्भाव होता चला गया और कैसे, पर अभी भी हम देखते हैं कि पलड़ा उधर कोई भारी रहता है यूरोप की तरफ। क्या एशियन कंट्रीज के बीच में ये जो समीकरण बन रहे हैं,
इसको मजबूत करने की आवश्यकता, और विश्व दो भागों में बटा हुआ अगर दिखाई देता है तो उसके बैलेंस के लिए कितना जरूरी मानते, इसका कंपैरिजन कैसे करेंगे आप? देखिए, यकीनन अभी भी जो वेस्टर्न जो डोमिनेटेड जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो जरूर ज़्यादा बड़ी प्रभावी भूमिका में है, लेकिन ये जो प्रभावी भूमिका है उसकी वजह से वो जो अन्य जो पूर्वी जो राष्ट्र हैं उनके महत्व को वो इग्नोर करते हैं, उन्हें उनका डिजर्व प्लेस नहीं देते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि यूएनएससी के रिफॉर्म्स की बातें, यूएन की रिफॉर्म्स की बातें भारत लगातार कहता है। उसी तरीके से चाहे वो ब्राजील हो, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो, और सभी इसको चाहते हैं, जापान भी चाहता है कि इस तरीके के रिफॉर्म्स हों और उनको उनका डिजर्व प्लेस मिले। एशियन जो शक्तियां हैं और विश्व की जो अन्य हेमिस्फीयर्स और की जो इग्नोर्ड पावर्स हैं उनको भी उनका डिजर्व प्लेस मिले, तो ये रिफॉर्म्स की सख्त आवश्यकता है। लेकिन अभी भी ये इसमें कोई दो राय नहीं है, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो उससे जुड़ी हुई एजेंसीज हो, आईएमएफ हो, वर्ल्ड बैंक हो, हर जगह एक वेस्टर्न डोमिनेंस दिखाई देता है। और उसी वेस्टर्न डोमिनेंस को चैलेंज करने के लिए और एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था की संकल्पना के साथ, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो एससीओ हो, उसका गठन हुआ था, जिसमें कि भारत उसका एक सहभागी रहा है। और भारत बड़े ही सकारात्मक अप्रोच के साथ इन संगठनों में शामिल रहा है। लेकिन जो पाकिस्तान की जो गतिविधियां होती हैं, जो उसकी मंशाएं होती हैं, वो जाहिर है कि भारत विरोधी होती हैं। वो ऐसे मंचों का जो दुरुपयोग करने की लगातार कोशिश करता है, भारत को इन मंचों के माध्यम से भी घेरने की कोशिश करता है, और उसको चाइना की भी शह मिलती है। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि ब्रिक्स का यदि पॉलिटिसाइजेशन होता है, ब्रिक्स में भारत के खिलाफ बाधाएं खड़ी की जाती हैं, भारत के कंसर्न्स को एड्रेस नहीं किया जाता है, और भारत जैसा राष्ट्र यदि कभी इस बात के लिए मजबूर होता है कि वो ब्रिक्स से बाहर हो, तो ये ब्रिक्स का जो प्रोसेस है वो सफल नहीं हो सकता। भारत जैसे एक बड़ी महाशक्ति को, विशाल राष्ट्र को इग्नोर करके कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं सफल हो सकती, ये बात बहुत स्पष्ट है। और यदि ऐसा कभी होगा तो ये चाइना का जो एक प्रयास रहा है उसकी एक बहुत बड़ी पराजय होगी, और उसके लिए जाहिर है कि उसका जो तथाकथित मित्र है पाकिस्तान, उसके लिए जिम्मेदार होगा। जैसा कि मैंने जिक्र किया कि आज आप देखिए तो सार्क को बिल्कुल ही जो है इग्नोर कर दिया गया है, और सारा फोकस बिम्स्टेक पे आ गया है, क्योंकि बिम्स्टेक में पाकिस्तान नहीं है। तो उसी तरीके से हमने अभी वर्तमान समय में ये देखा है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का पाकिस्तान अस्थायी सदस्य है, लेकिन वो लगातार वहां पर भी अनेक अपनी साजिशें रचता है। टीआरएफ का के संदर्भ में एक उसका जो नाम, उसका जो जिक्र, और टीआरएफ ने जो पूरी घटना की, पहलगाम घटना की जिम्मेदारी ली थी, उसको पूरी तरीके से व्हाइट वॉश करते हुए उसके जिक्र को भी उसने स्टेटमेंट से हटवा दिया था। तो ये जो पाकिस्तान है, जहां कहीं भी उसको सदस्यता मिली हुई है, उसका वो दुरुपयोग भारत विरोधी साजिशों के लिए करता है। और जाहिर है कि इस बात को लेकर के हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है, और अपना बहुत ही स्ट्रांग जो अपना स्टैंड है वो रखने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, आपने एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया, मुझे लगता है जी बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं चलते चलते विंग कमांडर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो मैं उनका कमेंट भी लूंगा। और विंग कमांडर साहब, मेरे मन में छोटा सा सवाल है, वो भी संक्षेप में आप बता दीजिएगा, क्योंकि आज की तारीख में सच्चा दोस्त कौन है ना, ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। देशों की बात कर रहा हूं, वैसे निजी जीवन में भी होता है, लेकिन देशों के मामले में भी यही स्थिति बनी हुई है। देखिए डॉक्टर प्रवीण, मुश्किल ये हो रही है भारत के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ मुश्किल क्या हो रहा है। एक तो वेस्टर्न कंट्रीज हैं लेड बाय यूएस, और दूसरी तरफ ये रशियन ब्लॉक है जिसमें रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया है। तो यही जो पावरफुल कंट्रीज है ना, ये जियोपॉलिटिक्स के नीतियों को कंट्रोल करते हैं, में मुख्य रूप से, ज्यादा बड़े रूप से, प्रभावी रूप से अगर हम बोले तो। और ये जो एससीओ है, इसमें मेंबर्स कौन कौन है आप देखिए, चाइना है, इंडिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान और बेलारूस। इसमें ताकतवर देश कौन है? चाइना है, रूस है, इंडिया है, और पाकिस्तान को भी आप अगर मान लें तो, और ईरान। ठीक है, तो अब इसमें एक सिर्फ रूस ही है जो भारत का साथ दे सकता था, लेकिन विभिन्न राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर आप देखिए, रूस जो है पिछले कुछ वर्षों से मैं देख रहा हूं, यूक्रेन युद्ध के बाद से बहुत ही प्रखर रूप से हर चीजों को नहीं प्रभावित कर रहा है। वो थोड़ा सा स्टेप बैक उसका अप्रोच रहा है विभिन्न पटलों पे। चाइना ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है,
चाइना के साथ रूस को चाइना को अपने साथ रखना मजबूरी है। जियो पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा देश है जो इस समय गाढ़े समय में उसका साथ दे रहा है। ऐसे तो मतलब यही हो रहा है प्रवीण, यही हो रहा है कि भारत को विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पटलों पर अमेरिका तो साथ देगा नहीं, क्योंकि उसको पाकिस्तान में अपना फुटबॉल बनाना पॉइंट है, पर आना जा रहा था। चाइना को काउंटर कुल करने के मिलाकर लिए। एक कन्वेंशनल वॉर दुनिया की बड़ी ताकतों के बीच में। हम पहले भी आज अंतरिक्ष में शुभांशु गए हैं तो हम बात कर रहे हैं, फिर वो एक बार रूस और अमेरिका की लड़ाई हमको याद आ गई है। रूस और अब चाइना की इकोनॉमी जैसे बढ़ी है, अमेरिका के खिलाफ जो दूसरी ताकतें हैं इनकी लड़ाई चलती है और इसमें कौन किसके साथ में। और भारत ने तटस्थता की नीति को हमेशा अपनाया है। भारत पहले अपने विकास पर, अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस करता है। हमारी सीधी नीति है, किसी से झगड़ा नहीं करते हैं। लेकिन अब ये अलग अलग जो देश होते हैं ये हमको रिझाने के बड़े प्रयास करते हैं। उसमें हम किसके साथ जाते हैं, किसके साथ नहीं जाते हैं, अब ये तय करता है भारत की अपनी ताकत पर, क्योंकि दुनिया की हर बड़ी ताकत चाहती है कि भारत उसके साथ आकर खड़ा हो। विंग कमांडर साहब, एक छोटी सी बात, मुख्य मुद्दा यह है कि रूस जो है वो चाइना के कॉस्ट पर भारत का साथ नहीं दे पाता है। कई मौकों पे हमने देखा है। जी हाँ, ये मुख्य मुद्दा है। बहुत बहुत धन्यवाद विंग कमांडर साहब आपका। संजीव जी आपका बहुत धन्यवाद। लेकिन इस विषय पर चर्चा और होगी और इसको विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत का सवाल में आज इतना ही।